गुड आवाज आ मॉर्निंग रही मैम। है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। क्या पढ़ रहे थे आज? भारत की खोज के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग। बताइए। यस मैम। भारत की खोज पढ़ना था हम लोग को आज। यस मैम। उसमें चैप्टर संस्कृत में पूरा हो गया है आप लोगों का ना। जो संस्कृत है उसमें चैप्टर पूरा हो गया है। आज यस भारत मैम। की खोज पढ़ेंगे। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बताओ? मैम चैप्टर 2। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता ना, चैप्टर नंबर 3। थर्ड है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, समझ रहे हो? बच्चों, गौरव राधिका आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। भारत के अतीत की सबसे पहली भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भारत की सबसे पहली तस्वीर थी, कौन सी थी? भारत की अतीत की सबसे पहली तस्वीर, अतीत की सबसे पहली तस्वीर कहाँ मिली थी हमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले। ठीक, इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले। क्या हुआ था जो नई खोज हुई थी, इसके क्या थे अवशेष? दूर दूर पर मिले थे। पश्चिम में कहा मिले थे? पश्चिम में काठियावाड़ में, ठीक है। और पंजाब के अंबाला जिले में, ठीक है, पंजाब के अंबाला जिले में।
यह विश्वास किया जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली थी? गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे अधिक, बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। उसका क्या है? बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां अत्यंत विकसित सभ्यता थी। मतलब कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष जितने भी जगह से मिले थे, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग, धनन और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता संबंध स्थापित करता था और वहां पर व्यापार किया जाता था। ठीक, और यहाँ ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग क्या थे? व्यापारी वर्ग का बहुत ही बड़ा योगदान रहता था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन के लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। समझ में आ रहा है इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी या ऐसी सभ्यता थी सबसे ज्यादा विकसित थी। ठीक है, यहाँ ऐसी सभ्यता है जो सबसे ज्यादा विकसित है। या मेसोपोटामिया और फ्रांस की क्या थी? फारस की। ये यहाँ पर बहुत ही प्रचलित क्या थे? संबंध थे और व्यापार यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, मतलब विकसित का क्या मतलब है कि वहां पर अच्छी सभ्यता थी, काम जो थे व्यापार थे, दुकानें थी और कपड़े थे, ठीक है, पोशाक थे, हर चीज की सुविधा वहां पर थी, हर चीज होता था। और वहीं से क्या हुई थी? सिंधु घाटी की शुरुआत हुई थी 6-7 हजार वर्षों पहले। यहाँ तक समझ में आया? गौरव, राधिका, अनुराग? यस मैम। बोलो। ठीक, यस मैम। अब नेक्स्ट है यस मैम। पेज नंबर 19 पे आर्यों का आना।
ठीक है, इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा पहले? मैम हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मैम हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी पढ़ो सभ्यता राधिका। के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की आगे द्विविध जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य एक मिनट, सामान्य दिखाई पड़ती है। एक मिनट। क्या पढ़ी हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। क्या संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के भी अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। चलिए उसके बाद। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोग का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई किसी दुर्घटना से हो गया। यस मैम, जिसकी कोई क्या हुआ? व्याख्या नहीं मिली। और तो सिंधु यस मैम, मिलती, जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी अकस्मात, भयंकर बाढ़ों सुनो, के लिए गलत पढ़ा था। अकस्मात है, ठीक है, मतलब कि अचानक। आर्यों का आना कैसे हुआ था यहाँ पर? जो आर्य आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे? तो कौन थे ये हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये लोग थे कहाँ के? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की जो लाइन इंपॉर्टेंट रहा करे उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया वो, ठीक है। द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। दिखाई पड़ती है। उसके बाद उसके बाद तुमने ये पढ़ा था ना कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह ऐसी घटना थी जो दुर्घटना से हो गया था। इसका अंत किसी दुर्घटना से हो गया था, अकस्मात, जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो सिंधु नदी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है।
भयंकर बाणों के लिए। वेरी गुड। जो सिंधु नदी थी किसके लिए प्रसिद्ध है? भयंकर बाढ़ों के लिए। यहाँ पर जो ये है सिंधु नदी में बहुत ही भयंकर क्या था? बाढ़। यस मैम। प्रसिद्ध। ठीक। जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती थी, क्या करती थी? नगर और गांव को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई। फिर क्या हुआ? मौसम परिवर्तन हुआ और जमीनें क्या हुई? धीरे धीरे सूखती चली गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती थी। रेगिस्तान जो है वो तो जानते हो तुम लोग भी, वहां पर बालू पाया जाता है। बालू के एक परत के ऊपर दूसरी परत लेयर चढ़ती गई और क्या हुआ? जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई। नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का शोभा पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध और उपजाऊ था, परंतु मध्य युग के बाद यहाँ ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। उसके आगे पढ़ो। कोई और पढ़े राधिका के अलावा? अनुराग पढ़ोगे? यस मैम। पढ़ो। इसलिए हम कहाँ से? पेज नंबर 20 पर सेकंड। हाँ, पेज नंबर 20 पर सेकंड पैराग्राफ जो है वहां से पढ़ो। इसलिए यह मुमकिन है कि मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक यह संभवतः उससे भी करने के कारण है, तो कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक यह फिर से पढ़ ली दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिससे इसमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ झंड हो गए। खंड मतलब होता है भाग। ठीक। खंड हो गए। यस मैम। खंड। फिर सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि इसकी बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता, देखो क्या बताया गया है। पहले क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर उसका खंड क्यों हुआ? क्यों किया गया था? इसलिए हुआ क्योंकि जो
इसके बीच का संबंध था, सिलसिला जो टूटना जरूरी था। धीरे धीरे कोई भी सभ्यता हमारी नष्ट होती है, इसलिए इसको भी खंड खंड करना था, इसलिए इसके टूटने का सिलसिला बना रहा। और यहाँ टूटना इस बात का भी सूचक है कि इसके बाद आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। क्या होता है, कोई सभ्यता जब हटती है, जब दूसरी सभ्यता आती है तो उससे बेहतर होती है, होता है कि नहीं? आप अभी देखो अपने में, पहले क्या था, लोग कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते थे? कीपैड वाला। कीप नहीं, सॉरी, उससे पहले आपका था फोन। फोन रहता था ना, टेलीफोन था। यस मैम, टेलीफोन। फोन भी दो तरीके का था, एक जिसमें कीपैड बना रहता था, एक घूमने वाला, देखे होगे। यस मैम, दो तरीके। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या हुआ, आपका कीपैड का फोन आया, कीपैड वाला आया। फिर धीरे धीरे हुआ तो छोटा एंड्रॉइड आने लगा, छोटा एंड्रॉइड आया। अब देखो आज के जमाने में क्या है, अब क्या क्या टैबलेट सब कुछ आ गया ना। इसी तरह जो सभ्यता है, सभ्यता हमारी, जब एक हमारी सभ्यता खत्म होती, जब दूसरी आती है तो उससे बेहतर होती है। यहाँ पे यही बताया जा रहा था कि इसके टूटने ये होना ही था, और इसके अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुत त्याग थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। पहले क्या थी? पहले खंडर था, रेगिस्तान था, यही बताया गया था ना, परत पे परत चढ़ी हुई थी, ऐसे ही था ना। और अब क्या हुआ, खेती भी हुई, गांव का भी थोड़ा सा लगा और शहर का भी थोड़ा लगा, ठीक। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, पूरा शहर हो गया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, क्या कहाँ पर थे कि कृषि की बहुत त्याग, नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन की मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नामकुंतकों ने दिया गया जो आर्य के थे, जो पहले के थे, मतलब सिंधु के थे, और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। समझ गए कब हुआ था आर्यों का आना? 1000 वर्ष बाद। 1000 वर्ष बाद, यानी कि 1000 वर्ष बाद। किसके बाद आए थे ये लोग? जो आर्य आए थे हमारे, किसके बाद आए थे? बोलो, राधिका, गौरव, अनुराग, अभी आपने पढ़ा ना गुरु तो अनुराग, ये जो है सिंधु घाटी युग के लगभग, एक सिंधु घाटी के बाद ये आए थे आर्यों का आना। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमी उत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जल्द होती रही हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल कर रह गए। ठीक है, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। ठीक है, पढ़ो इसके बाद। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझ जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है।
वैदिक हाँ, युग ये चीज क्या बताया जा रहा है, जो प्राचीन था, जो यहाँ पे लिखा है प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है। इसमें सबसे पुराना क्या था, इसमें सबसे पुराना था वेद। और सबसे पुराना इतिहास क्या था, वेद। फिर उसके बाद वेद है, उसके बाद पढ़ो वैदिक युग के काल, वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान तथा इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय वेदन पहले विद्वान पहले विद्वान पहले आजकल अधिकांश विद्वान संस्कृत आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा का पूर्व समय 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों का जो धर्म ग्रंथ थे और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। फिर उसके बाद पढ़ो, मैक्स मूलर लिखा है, यस मैम, मैक्लुहन ने इस आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समुद्र भूमि पर प्रवेश करने के समय आए अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने इन्हीं विचारों का पलवान या वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत समर्थ है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा के अधिक निकट है। अधिक निकट है, ठीक है। उसके बाद है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, वेद अभी बताते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 1500 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व पहले ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के बाद से भारतीय क्या किए, धर्म ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। अब देखो क्या बताया यहाँ पर, जब हमारी जो पहली सभ्यता है, जब दूसरी सभ्यता आती है तो उससे ज्यादा ही विकसित रहती है, ये बताया था ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, तो अब जब धर्म ग्रंथ आएगा तो उसे भी तो पुराना साबित किया जाएगा। तो यहाँ पे पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई धीरे धीरे। यहाँ हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि इस आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द। भारत की समृद्ध भूमि प्रवेश के करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो वेद क्या है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है, इतना जानिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अनुराग, यस मैम, समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों का आना और प्राचीनतम अभिलेख, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तीनों टॉपिक में? नो मैम, कोई बोलिए। कंफ्यूजन नहीं। ठीक, इसको एक बार तुम लोग अपने से पढ़ना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, जैसे अब इसमें क्या था कि
मैक्स मूलर का था जो उन्होंने पहला कहा गया शब्द, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। तो इससे क्या होता है कि आपको उस टॉपिक में उस चीज को समझ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इसीलिए लिखा कि अभिलेख की जो बात की तो इसमें सबसे पुराना इतिहास क्या था, वेद। और उसके बाद कितने ईसा पूर्व पहले इसका वेद में क्या थी, कौन सी ग्रंथ था, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था जो 1500 ईसा पूर्व पहले आया था। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जब पढ़ा करो तो जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसको अंडरलाइन कर लो तो वो समझ में आने लगती है। ठीक है, कि उस अगर कोई भी उस टॉपिक का नाम लेगा तो आप उसे बता दो कि इस टॉपिक में ये चीज बताई गई थी। ठीक है, तो अब वेद वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। ठीक, यस Yes. मैम। और कुछ किसी चीज में, संस्कृत लिटरेचर और कोई दिक्कत? नो मैम। गौरव, राधिका, आपको? चलो ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, जो होमवर्क जाएगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम।